डियर स्टूडेंट, प्रतिदर्श यानी कि प्रतिचयन एक ही चीज़ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग है क्या और अनुसंधान में सैंपलिंग का महत्व क्या है, यानी कि सांख्यिकी की जब भी बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है जहां पर सर्वेक्षण जो है सैंपलिंग माध्यम से की जाती है। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप अपने एरिया के जहां सर्वेक्षण करना है यानी कि सर्वे करना है वहां पर 100% लोगों का या 100% प्रोडक्ट का जो भी है डेटा का हम कलेक्शन करें, उसको स्टडी करें। दूसरा तरीका है जब हमारे पास समय कम होता है तो जब 100% लोगों का हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, उनका एनालाइज नहीं कर सकते, तब उन 100% में से कुछ को चुन लेते हैं और कुछ को चुनने के बाद फिर उनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे हम दुकान में जाते हैं और हम दुकान में जाके हमें क्या खरीदना है, हमें चावल या चीनी खरीदना है। चलो ठीक है, हमने एग्जांपल लिए चीनी खरीदना है और चीनी की क्वालिटी कैसी, कैसे पता चलेगा? तो जितना दुकान में चीनी रखा हुआ जब खरीदना चाहते हैं कि पूरा का पूरा चीनी अब चेक करेंगे? नहीं, आप क्या करते हैं, चीनी का जो बड़ा सा 25 किलो या 50 किलो 100 किलो का कट्टा होता है उसके अंदर हम हाथ डालते हैं, एक मुट्ठी चीनी निकालते हैं और देखते हैं चीनी कैसा है, क्वालिटी सही है, हाँ भैया सही है। कोई भी फैक्ट्री में कोई बना हुआ माल प्रोडक्ट, कोई कहीं पर कोई जो सेल्स वर्कर होता है, जो सेल्स मैनेजर होता है या सेल्समैन होता है, बेचने जाता है तो फैक्ट्री का सारा माल लेके नहीं आता है। जो माल बनाया हुआ हर एक डिज़ाइन का एक एक डिज़ाइन, मतलब शर्ट कपड़े की बात करते हैं तो फैक्ट्री से बना हुआ कपड़े का हर एक डिज़ाइन का एक एक कपड़ा उठा लेता है, एक शर्ट है या पैंट उठा लेता है, वो जाता है सामने अपने कस्टमर का दिखाता है, भैया ये देखो हमारा सामान है, इसी तरह का सामान होगा, यानी कि वो सैंपल है। सैंपल मतलब एक ऐसी चीज़ जो अपने पीछे कंप्लीट यानी कि टोटल डेटा का क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक मुट्ठी जो है चीनी ने पूरे कट्टे के चीनी के बारे में बता दिया, जैसे एक शर्ट के एक सैंपल ने पूरे फैक्ट्री में रखे हुए इसी तरह के बारे में बता दिया। तो ये होता है सैंपलिंग। क्या होता है, कैसे किया जाता है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में क्या महत्व है, किस तरीके से करते हैं, इसके पीछे कौन कौन सी विधि हैं, इन्हीं के बारे में आज की इस क्लास में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर सांख्यिकी के, यानी कि ये जो विधि है सांख्यिकी के अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं प्रतिचयन या निदर्शन या फिर प्रतिदर्श, इसको प्रतिचयन भी बोलते हैं और इंग्लिश में एक ही नाम है, दैट इज सैंपलिंग। सैंपलिंग सर्वे मतलब एक ऐसा तरीका जहां पर सैंपल चूज किया जाता है जब हमारे पास एक टोटल डेटा होता है जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, यानी कि यह टोटल होल। अब इसको एनालाइज करने का समय हमारे पास नहीं है, हमें रैंडमली, हमें बहुत कम समय में पूरे ग्रुप के बारे में जानना है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से इसका एक कुछ चीज़ों को चुन लेंगे। जैसे इतने सारे लोग हमारे पास हैं, उनमें से हमने इन 6 लोगों को चुन लिया जो कि इस पूरे ग्रुप के बारे में बताता है। तो बहुत सारों में से कुछ को चुनना ही क्या है, प्रतिचयन या निर्दर्शन या प्रतिदर्श कहलाता है। हिंदी में नाम थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, निर्दर्शन है, प्रतिचयन है, प्रतिदर्श, लेकिन एक ही मतलब होता है सैंपल चूज करना। सैंपल बोलते हैं इसको। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 12 डेटा हमारे पास है और 12 के एनालाइज नहीं करना है, हमें कुछ चुनना है। क्या करना है, हमने इसको पहले ग्रुप में बांट दिया और हर एक ग्रुप में से हमने कुछ को चुन लिया। तो ये ग्रुप में से कुछ को चुनने की ये जो प्रोसेस होती है ना, इसी को हम प्रतिचयन बोलते हैं, इसी को प्रतिदर्श बोलते हैं, इसी को सैंपलिंग बोला जाता है कि टोटल में किस तरह से हम चुनते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि सभी इकाइयों का हर वक्त एनालाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हमारे पास समय कम होता है, कभी कभी हमें जो है 100% एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए होता है, कभी कभी हमें ऐसा था चलो नॉर्मली हम अपने काम को पूरा कर लेते हैं, तो उस वक्त हमें सैंपल चूज करने पड़ते हैं। हमारे पास धन की कमी है, समय की कमी है, श्रम की कमी है, लेकिन हमारे पास सिस्टमेटिक मेथड है ताकि हम अपने एनालाइज को पूरा कर सके। उस समय हम जो है यह करते हैं कि कुछ डेटा को चुनते हैं और इन कुछ डेटा को देख के ही उनमें जो सब डेटा होते हैं, यानी जो टोटल दे रखा है, टोटल में से कुछ को चुन लेते हैं और इस कुछ को चुन के ही टोटल के बारे में अंदाज़ा लगा दिया जाता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 50। अब इन्फेक्शन चल रहा है, बाहर से एक अधिकारी आया हुआ है, पढ़ाई कैसे चल रही है। अब आप क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए BA सेकेंड ईयर के, अब प्रोफेसर पढ़ा कैसे रहे, कैसा पता चलेगा? 2 तरीका, या तो आपकी पूरी क्लास से हर एक बच्चे किससे पूछा जाए, टेस्ट ले लिया जाए,
भाई उतना समय उस अधिकारी के पास नहीं है, तो वो क्या करता है, रैंडमली बहुत 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 में से कुछ भी 5 या 10 बच्चों को खड़ा करता है और उसमें से क्वेश्चन पूछता है, जवाब मिल जाता है, वो कहता है हाँ ठीक है पढ़ाई सही है या पढ़ाई सही नहीं है। तो 50 बच्चों की क्लास में केवल 5 या 10 बच्चों से क्वेश्चन पढ़ के पूरे क्लास के बारे में पता किया, तो वो जो 5 और 10 बच्चे जिनसे प्रश्न पूछा गया है वो उस 50 बच्चों का प्रतिदर्श है, सैंपल है। तो वो 5-10 बच्चे कैसे चूज़ किए जाते हैं, कहीं कहीं तो रैंडमली होता है, जो मन किया उठा लिया, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है, हमें सिस्टमेटिक मेथड का भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी मीनिंग की। गुडे एवं हॉट ने इसके बारे में कहा कि एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी विशाल संपूर्ण का एक छोटा सा प्रतिनिधि होता है, जबकि इसके बारे में फेयरचाइल्ड ने कहा निदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों व निरीक्षणों को निकाला जाता है। मतलब बहुत सारों में से जो समग्र है, समग्र मतलब टोटल में से हम कुछ के बारे में निकालते हैं, कुछ व्यक्तियों को, कुछ विषयों को, कुछ निरीक्षण करते हैं, तो वही सैंपलिंग हुआ। और प्रोफेसर A.P. श्रीवास्तव ने भी इसको एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में, संपूर्ण में से अध्ययन के लिए प्रतिनिधित्व पूर्ण इकाइयों के चयन करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं। संपूर्ण में से उसकी प्रतिनिधियों को चुनना, जैसे संसद है हमारा पार्लियामेंट में 500 जितना भी सदस्य बैठते हैं वो अपने अपने एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब उस एरिया का सैंपल वहाँ पर है जिनको चुन के वहाँ भेजा गया ताकि वो अपने एरिया के लोगों की समस्याओं का समाधान करे। तो इस प्रकार से सभी में से, टोटल में से कुछ को चुन लेंगे और कुछ को चुनना ही सैंपलिंग होता है। तो बात ये करेंगे जो निर्देशन होता है, सैंपल होता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखिए कहीं कहीं निर्देशन लिखा रहेगा, कहीं प्रतिचयन लिखा रहेगा, कहीं प्रतिदर्श लिखा रहेगा, कंफ्यूज मत होना, तीनों ही एक है, सैंपल। ठीक है, निदर्शन संपूर्ण सामग्री का एक प्रतिनिधि अंश होना चाहिए, मतलब एक ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो अपने पीछे सभी के बारे में प्रॉपर क्या करे, प्रतिनिधित्व करे। सजातीय होना चाहिए। निर्देशन का स्वरूप समग्र के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जो समग्र है उससे छोटा होना चाहिए, यानी कि 100 में से हमें 10 चुनना है, इनकी 100 में से 50 चुन ले तो वो प्रतिदर्श थोड़ी ना हुआ, वो तो उसी की तरह का छोटा सा हो गया। तो हमें इतना छोटा लेना है कि कम से कम वो संपूर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ा जा सके। निर्देशन में शुद्धता अधिक मात्रा में होनी चाहिए, मतलब जब भी हमें सैंपल चूज करना है हमें इस प्रकार से चूज करना है कि शुद्धता का स्तर बना रहे, एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। निर्देशन अध्ययन विषय के अनुकूल होना चाहिए, मतलब जो हमारे उद्देश्य है, जो हमारे गोल है, लक्ष्य है, उसकी पूर्ति हेतु ही हमें अपने निदर्शन यानी कि सैंपल को चूज करना होता है ताकि हमारे आवश्यकता, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति प्रॉपर वे में हो सके। अब निदर्शन प्रणाली के लाभ क्या है, चलो हमने समझ लिया कि हमें सारे डेटा का एनालाइज नहीं करना है, उसमें से कुछ को चुन लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, उसको पढ़ने के बाद रिजल्ट निकाल लेंगे। तो फायदा क्या हुआ इससे, बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला है कि कम खर्च में ही हम यहाँ पर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। कम खर्च होता है क्योंकि हमें सभी डेटा का संकलन नहीं करना है, उसके लिए हमें खर्च नहीं करना है। दूसरा, कम समय में ही हम जो है अपने अध्ययन को पूरा कर सकते हैं। अधिक और गहन अध्ययन की पूर्ति, क्योंकि जब हमारे पास समय बचेगा, हमारे पैसे बचेंगे, तो हम अध्ययन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। क्यों, अध्ययन करने के लिए हमारे सामने जो सामग्रियां हैं, समंक है, वो कम होते हैं। तो बहुत सारों को ना पढ़ के जब कुछ को पढ़ा जाते हैं तो उन कुछ को अच्छे से पढ़ा जा सकता है, उन पर अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए ये जो निर्देशन विधि है ये बहुत ज़्यादा सही है हमारे लिए। शुद्ध निष्कर्षों की प्राप्ति, हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं क्योंकि हमने बहुत सारों में से सोच समझ के हमने जो है एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, सैंपल चूज़ किया है, प्रतिशत चुना है, जो कि इससे हमारे जो निष्कर्ष होते हैं वो शुद्ध प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है सूचनाओं की प्राप्ति में सुविधा, कम समय में हम अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत भाग से रिलेटेड सूचनाएं हमें कम समय में कम चीज़ों को पढ़ने से ही प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुविधा, मतलब आंकड़ों को संभालने में,
आंकड़ों को प्रेजेंटेशन करने में, चाहे चित्र के रूप में करे, तालिका के रूप में करे, किसी भी रूप में करे, चीज़ों को हैंडल करने में, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने में, मैनेजमेंट करने में काफ़ी सुविधा होती है। क्योंकि देखिए, जब आपके, जैसे मान लीजिए आप एक क्लास के टीचर हैं, आपके सामने 100 बच्चे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम एक ही साथ 100 बच्चों को हैंडल करना। लेकिन उन्हीं 100 बच्चों को टुकड़ों में बांट, छोटे छोटे ग्रुप क्लास में बांट दिया गया, 30-30 बच्चों का, 40-40 बच्चों का ग्रुप बना दे, तो उन बच्चों को संभालना आसान होता है। तो कुछ यहाँ पर ही वैसा होता है कि सैंपल हमारे पास कम होते हैं, तो उनको संभालना, उनके लिए डिटेल तैयार करना, उनकी पूरी रूपरेखा तैयार करना, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट कर पाना आसान हो जाता है। निर्देशन प्रणाली की सीमाएं, ऐसा नहीं है कि हमने सैंपलिंग कर लिया सारे के सारे गुण हमें मिल जाएंगे, नहीं। अगर किसी भी विधि का हम प्रयोग करते हैं तो उसके कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, मतलब सीमाएं, लिमिटेशंस। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर पक्षपात की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि निर्देशन बहुत में से कुछ को चुना जाता है, तो बात होती है जो कुछ डेटा चुना जाएगा, जो चुनने वाला होता है वो पूरी तरीके से उसकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। क्या वो अपनी 100% ईमानदारी से डेटा चूज़ करेगा? ऐसा पॉसिबिलिटी कम है। तो यहाँ पर जब पक्षपात डेटा को, जैसे मान लीजिए एक टीचर से कहा गया कि सर आप ट्रायल लो, ट्रायल करके जो है ये 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 15 बच्चों की क्रिकेट टीम तैयार करो। क्या गारंटी है कि वो 100 बच्चों की ट्रायल के बेस पे ईमानदारी से 15 बच्चों को चूज़ करेगा? ऐसा भी तो हो सकता है, कोई उसका रिश्तेदार हो, कोई उसका दोस्त हो, कोई उसका जानने वाला हो, कोई इसका बहुत ही ज़्यादा चापलूस बच्चा, उसको भी तो चूज़ किया कर सकता है ना। तो यहाँ पर पक्षपात की संभावना बनी रहती है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता, सैंपलिंग करने के लिए, प्रतिचयन के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। सोचने समझने की ताकत होनी चाहिए, सांख्यिकी का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जिनको सांख्यिकी स्टैटिक्स के बारे में पता नहीं है वो इस मेथड का प्रयोग ना कर सकता है, ना इसको समझ सकता है। नेक्स्ट इज प्रतिनिधि निर्देशन के चुनाव की कठिनाइयाँ, कि आपके पास 100 है, 100 में से आपको 10 डेटा चूज़ करना है, वो 10 डेटा कौन से होंगे? सबसे पहले तो आपको अपने उद्देश्य पता होने चाहिए, उस उद्देश्य के अनुसार कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है वो पता करना है, कौन सी विधि का प्रयोग करना है, किस तरीके से करना है, ये भी ध्यान में रखना है कहीं पक्षपात ना हो, ये भी ध्यान रखना है कि हर एक तरीके का डेटा हमारे पास हो। तो तमाम कठिनाइयाँ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सामना हमें इस विधि के अंतर्गत करना पड़ता है। निर्देशन पालन की कठिनाइयाँ, जब हमारे पास एरिया, जब हमारे पास समंकों में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, हम उसमें अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं, उसमें समरूपता की कमी होती है, उस वक्त निर्देशन को पालन करने में बड़ी कठिनाई होती है, इसको चुनने में बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये तो होगी निर्देशन की बात। अब बात करेंगे निर्देशन को किस प्रकार से चुनते हैं, उसके आधार पर निर्देशन के प्रकार बताए गए हैं। यानी कि सैंपलिंग के टाइप, 2 प्रकार की सैंपलिंग होती है, एक होता है दैव प्रतिचयन और एक होता है गैर दैव प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। रैंडम सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है जो बेसिकली ये माना जाता है कि पूरी तरीके से ये पक्षपात रहित होता है। मतलब ये ऐसा होता है जहाँ पर हमारे पास जितनी भी अवेलेबल डेटा होता है सबको एज ए सैंपल चुनने का समान अवसर प्राप्त होता है सबको। जैसे क्लास में टीचर गए, भाई मुझे क्लास के बारे में जानना है, और सारे बच्चों का मन धुक 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 करेगा कि भाई मुझसे पूछा जा सकता है, तो ये होता है रैंडम सैंपलिंग। क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे बच्चों लोगों में से लकी ड्रॉ चुनना है, तो अपने सारे के नाम लिख के चिट लिख के एक जैसे चिट में एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, उसमें से निकालना है। तो वहाँ पर किसी का भी आ सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी, क्योंकि उसमें सभी पर्चियाँ एक जैसे, पता ही नहीं किस पर्ची में इसका नाम लिखा हुआ है, तो वो होता है रैंडम सैंपलिंग। लेकिन दूसरा होता है गैर दैव प्रतिचयन, जहाँ पर सभी लोगों की चुनने की समान अवसर नहीं होता है, समान अवसर ना होना। जैसे मैंने कहा कि 100 बच्चों में से हमें 15 बच्चों की क्रिकेट टीम बनानी है। भाई जो क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, जिनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, ये क्रिकेट में वो ख़राब है, उनको पहले ही पता चला भाई मैं तो चूज़ नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट में सही नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो ऐसी विधि जब पर ऑलरेडी पता हो जाता है कि कौन चुना जा सकता है, कौन चुना नहीं जा सकता, वो होता है हमारा गैर दैव प्रतिचयन।
जो दैव प्रतिचयन है, जहाँ पर लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं चुने जाने की, वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल और एक होता है सीमित दैव प्रतिचयन। सरल का मतलब होता है यहाँ पर पूरी तरीके से ये पक्षपात रहित होती है, पूरी तरीके से फ्री हैंड होता है, कोई भी चुना जा सकता है। लेकिन सीमित दैव प्रतिचयन में चुने जाने में जो रैंडम होता है उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पर पहले ग्रुपिंग कर दी जाती है, उसके बाद जो है दैव प्रतिचयन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, लगेगा तो उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सब कुछ जरूरी है। दैव प्रतिचयन एक ऐसी स्थिति जहाँ पर समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने का एक समान अवसर प्राप्त होता है। एक समान मतलब किसी को भी ये नहीं लगता यहाँ पर कि मैं चुना नहीं सकता, मेरे साथ पक्षपात हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी लोग प्रोफेसर लिलियन कोहेन ने कहा था, एक प्रतिदर्श को उस दशा में सामान्यतः प्रतिदर्श माना जाता है जबकि उसकी इकाइयों का चुनाव इस प्रकार किया गया हो जिससे समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने के एक समान अवसर प्राप्त होता है। एक समान अवसर सबको प्राप्त होता है। तो वो जो स्थिति होती हैं, वो जो प्रक्रिया होती हैं, दैव प्रतिचयन कहते हैं। तो जब दैव प्रतिचयन की बात होती है, इसके दो प्रकार है, सरल दैव प्रतिचयन और दूसरा होता है सीमित दैव प्रतिचयन। पहले हम बात करेंगे सरल दैव प्रतिचयन की। सरल दैव प्रतिचयन का मतलब होता है यहाँ पर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होता है, यहाँ पर कोई वो नियम कानून नहीं होता है, नॉर्मली चुन लिया जाता है। जिसमें सबसे पहली विधि है बर्तन में से पर्चियाँ निकालना, जिसको हम बोलते हैं लॉटरी विधि। ये एक ऐसी विधि होती है जहाँ पर एक क्या किया जाता है, एक बॉक्स या बॉल या फिर एक डिब्बे के अंदर अलग अलग नाम की पर्चियाँ, जितने लोगों को चुनना है उन सभी नाम की पर्चियाँ डाल दी जाती हैं, अच्छे से हिलाया जाता है और उसमें से बच्चों को बुला के या फिर खुद बुला के या किसी दूसरे आदमी को बुला के कहा जाता है कि भाई इन सारी पर्चियों में से कोई 5 पर्ची निकाल दो या फिर कोई 3 पर्ची निकाल दो या फिर कोई 10 पर्ची निकाल दो। तो डालता है वो, उसके क्या पता पर्ची में किसका नाम है, हाथ डालता है, अंदर डाल के अपने हिसाब से 5-10 जो भी आप बोलेंगे उतनी पर्चियाँ वो निकाल देगा। निकालने के बाद देखेंगे अरे ये विनर है, ये आएगा, ये आया, ये आया। तो इसको बोलते हैं हम कौन सी विधि, लॉटरी विधि। और एक्चुअली में ये विधि लॉटरी में, लकी ड्रॉ में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और इससे किसी के साथ पक्षपात होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। दूसरी विधि है ढोल घुमाकर। बेसिकली ये विधि सबसे ज़्यादा गैम्बलिंग में प्रयोग होता है, जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, गैम्बलिंग वगैरह जहाँ किया जाता है, कैसीनो वगैरह में, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर एक लट्टू की तरह ये जो आपने देखा होगा, इसको घुमाया जाता है, इसके ऊपर प्रॉपर नंबर लिखे जाते हैं, जहाँ पर वो ढोल रुकता है वही ढोल विनर हो जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रैंडम नंबर इंडिकेटर इक्विपमेंट। इस विधि का भी प्रयोग किया जाता है। एक मशीन होता है, मशीन के माध्यम से उस मशीन के ढोल के सामने कई सारे नंबर रखते हैं, फिर उसको घुमाया जाता है, वो ढोल जहाँ रुकेगा उन नंबरों को चूज़ किया जाता है और यहाँ पर भी पक्षपात होने की संभावना बिल्कुल कम होती है। इसके अंतर्गत तीसरी विधि होती है दैव संज्ञा यानी कि रैंडम नंबर्स। मान लीजिए इस विधि में हमारे पास 100 छात्र हैं और 100 में से हमें 10 छात्र चुनने हैं, यानी कि 10 को प्रतिचयन करना, 10 प्रतिचयन करना, यानी कि 10 छात्र चुनने 100 में से। तो हम क्या करते हैं, इनको टेबल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। 100 छात्रों को हम जो है नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से यहाँ पर, उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं 10 लाइनों में 10-10 बच्चों के हिसाब से खड़ा कर देते हैं। ठीक है, खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, ये भी देखिए लाइन बन गया। अब हमें क्या पता, बच्चों को क्या पता कौन चुना जाना है। अब यहाँ पर नंबर न खरीदे, कोई भी किसी लाइन में हो सकता है। तो हमने कहा कि भैया ये 5th वाली लाइन हमें चाहिए, तो इस प्रकार से 10 बच्चे यहाँ से जाएंगे। या फिर ये 51 वाली लाइन चाहिए या फिर 2 वाली लाइन चाहिए, कोई भी 10 कोई भी लाइन चूज़ कर लो, वही हो गया रैंडम टेबल वाला। सिंपल हो गया कॉन्सेप्ट। ये फिर बोल दो भाई यहाँ इस लाइन से 5th वाला, उस लाइन से 11th वाला, इस तरह से आता चले जाओ। नॉर्मल टाइप टेबल बना के से भी ईजिली डेटा बिना किसी पक्षपात के चूज़ किया जा सकता है। ये तो हो गया इसकी। अब इसकी कुछ गुण दोष है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति सबसे पहले गुण तो ये आसान होता है, क्योंकि सबके द्वारा ये आराम से प्रयोग किया, सरल होता है। प्रतिदर्श विभ्रम की माप संभव हो पाता है। समग्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और मितव्ययिता भी है, ऐसे पैसों की खर्चा कम होता है। लेकिन इसके दोष है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास संपूर्ण समंक के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, अपूर्ण समंक पर्याप्त होते हैं। प्रतिनिधित्व की कमी होती है कि कौन आएगा। जैसे क्लास में बच्चों के हो सकता है जो बच्चे हम चूज़ करें सारे के सारे बच्चे पढ़ाई में बोले तो पूरा क्लास ख़राब हो जाएगा, जब क्लास ख़राब नहीं है।
अच्छे बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व थोड़ा कम मिलता है, और ये तभी होता है जब हमारे पास क्षेत्र छोटा होता है, कम डेटा अवेलेबल होता है। अब इसके बाद दूसरी विधि है सीमित दैव प्रतिचयन। मतलब दैव प्रतिचयन की एक ऐसी विधि जहाँ पर थोड़े से सीमितता या बाध्यताएं हमारे सामने होती हैं, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है, उन रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए फिर हम दैव प्रतिचयन करते हैं, ठीक है, रैंडमली करते हैं। सबसे पहला इसमें है व्यवस्थित अथवा अर्ध दैव प्रतिचयन, सिस्टमेटिक और क्वासी रैंडम सैंपलिंग। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, टोटल डेटा को, जो टोटल होता है यानी कि जो टोटल डेटा होता है उसको संख्याओं के आधार पर, उनकी भौगोलिक यानी कि स्थान के आधार पर या उनकी वर्णमाला के अनुसार उनको एक क्रम किया जाता है, एक क्रम प्रदान कर दिया जाता है, यानी कि ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, छात्रों का एरिया के हिसाब से, कि मान लीजिए दिल्ली में पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई लखनऊ के कितने बच्चे हो रहे हैं, यानी कि यूपी के कितने बच्चे हैं, ठीक है, फिर यूके के कितने बच्चे हैं, बिहार के कितने बच्चे, तमिलनाडु के, तो एरिया हिसाब से उन बच्चों को बांट दिया। अब उन सारे बच्चों से रैंडमली हमें कुछ चूज करना है, फिर उनमें से हम कोई भी बच्चे, हर ग्रुप में से कुछ कुछ को चुन लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए यूपी में 50 बच्चे हैं, यूके में 25 बच्चे हैं, बिहार में भी 50 बच्चे, तो यूपी वाले से 2 बच्चे, यूके वाले से 1, यहाँ से 2 बच्चे चुन लेते हैं रैंडमली। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रुप बना दी। इससे हमारे पास जो जिस हिसाब से डेटा चाहिए होता है ऑलरेडी ग्रुप बना होने के बाद चूज़ किया जाता है, तो हर एक ग्रुप से डेटा में प्रॉपर मिल जाता है और आसान हो जाता है समझने। स्तरित प्रतिचयन, स्तरित में क्या किया जाता है ना, परिस्थित प्रतिचयन का प्रयोग उस दिशा में होता है जब समग्र की इकाइयों में सजातीयता का अभाव होता है। मतलब हमारे पास डेटा अलग अलग वैरायटी के होते हैं, एक जैसा नहीं होता है। नॉर्मली इससे सारी पहले वाली सारी विधियाँ तब प्रयोग कर सकते हैं जब सजातीयता होती है, सारी एक जैसी होती हैं। लेकिन हमें पता है ज़रूरी नहीं है कि आंकड़े हमेशा एक जैसे हों, आंकड़ों में वैरायटी हो सकती है। तो आंकड़ों में जब वैरायटी अवेलेबल होती है तो उस टाइम उनकी सजातियाँ जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं, उसके हिसाब से हम क्या स्तर बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं, खंड बनाते हैं। जैसा कि उन गुणों के आधार पर जो स्तर और खंड बनाए जाते हैं, किसके आधार पर, उनके गुणों के आधार पर। और गुणों के आधार पर जब खंड बनाए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप बन के तैयार होता है, तो उसके बाद उन ग्रुप में से हम दैव प्रतिचयन कर लेते हैं, रैंडमली बच्चों को चुन लेते हैं, रैंडमली हम आंकड़ों को चूज कर लेते हैं। तो ये होता है स्तरित, यानी कि स्तर बनाया जाता है, स्ट्रेटा बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में से फिर डेटा को चूज़ किया जाता है रैंडमली, वहाँ पर कोई भी पक्षपात की संभावना नहीं होती है और हर ग्रुप से डेटा भी कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है समूह प्रतिचयन। समूह और स्ट्रेटा, इससे पहले वाला स्तरित कुछ कुछ एक जैसा है। यहाँ पर सामग्री को विभिन्न समूहों में विभाजित करके उन समूहों में से दैव प्रतिचयन विधि के चुनाव करके प्रतिदर्श बनाना समूह प्रतिचयन कहलाता है। हमारे पास जो भी डेटा होता है उनको अलग अलग समूहों बांट देते हैं। जैसे क्लास में चुनना है, कक्षा में बच्चे हैं, ठीक है ना भाई, 0 से लेके 40% लाने वाले बच्चे एक तरफ हो जाओ, 40 से लेके 60% वाले एक तरफ हो जाओ, 60 से लेके 80% वाले एक तरफ हो जाओ, और 80 से लेके 100% वाले एक तरफ हो जाओ। तो यहाँ पर हमने पहले से ग्रुप बना लिया, और जब ग्रुप बन गया तो उसी हिसाब से हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, डेटा चूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चुने जाने के समान अवसर थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें बताया ये बच्चे गधे हैं, इनको क्या चूज़ करना है, ये तो नहीं चूज़ करेंगे, ये थोड़ा कुछ बच्चे यहाँ से ले लो, कुछ बच्चे यहाँ से ले लो, सबसे ज़्यादा यहाँ से ले लो। मतलब यहाँ पर जो इस विधि में दैव प्रतिचयन में जो दैव की भावना होती है, समान अवसर, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ग्रुप ही इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये तो था सीमित दैव प्रतिचयन। उसके बाद हम बात करेंगे गैर दैव प्रतिचयन, एक ऐसी विधि जहाँ पर पहले से ही हमें पता चल जाता है कि इनको चुना जा सकता है, इनको चुना नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ पर सभी को एक समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। जिसमें सबसे पहला है साविचार प्रतिचयन, पर्पसिव या जजमेंट सैंपलिंग। ये एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार डेटा को चुनने जाने का अधिकार प्रदान किया जाता है। जितने डेटा है, किनको लेना है किनको नहीं लेना है, वो अनुसंधानकर्ता पर छोड़ दिया जाता है। और ये अनुसंधानकर्ता के लिए सबसे आसान, मनमाफिक और सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इससे उसकी उद्देश्य की 100% पूर्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पक्षपात सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये उस स्थिति पर जब एक विशेष उद्देश्य होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था
कि क्रिकेट टीम चूज़ करना है 100 बच्चों में से, तो जो अनुसंधान करता है कहा कि आप अपने हिसाब से 15 बच्चों की क्रिकेट टीम चुनो, तो वो 100 बच्चों में क्रिकेट खेलने वाले को पहले अलग कर देगा, फिर उनमें से बच्चों को चूज़ करेगा, देखेगा कौन सही है कौन नहीं है, उसके हिसाब से टीम चूज होगा। तो मतलब अनुसंधान अपनी इच्छा के अनुसार समग्रों में से यहाँ पर इकाइयों को चुनता है। अभ्यंश प्रतिचयन, अभ्यंश का मतलब होता है, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा कोटा सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं। मतलब हम जब जो भी हमारे पास समग्र होते हैं, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होते हैं, उनके पहले से ही सीमित संख्या को जो उसकी सीमित कर दी जाती है, चाहे वो सीमितता एरिया के हिसाब से हो, गुणों के हिसाब से हो, किसी भी तरीके से हो। जैसे आपसे कहा गया है भाई हमें रिजल्ट चाहिए, एक काम करो, रिजल्ट में से आप जाओ 0 से लेके 40% लाने वाले बच्चों में से आप 5 बच्चे चुनो, 0 से लेके 40 से लेके 60% लाने वालों के बीच में 10 बच्चे चुनो, 60 में से 80 लाने वाले के बीच में 5 बच्चे चुनो, 80 में से 90 लाने के बीच में 4 बच्चे चुनो। मतलब जब पहले से ही चुने जाने की हमें सीमितता डेटा पहले से ही दे रखा होता है, पहले से कोटा फिक्स होता है कि यहाँ से इतने चुनने, इससे इतने चुनने होते हैं, तो इसको बोलते हैं अभ्यंश या कोटा सिस्टम। मतलब ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का कोटा फिक्स होता है, और जिसके सबसे पहला प्रयोग अमेरिका में किया गया था। और इससे क्या होता है ना, एक तो रैंडम होता है, पक्षपात हो सकता है, लेकिन पक्षपात होने के बाद भी इस विधि में हर एक तरीके का, हर एक गुण से, हर एक प्रकार से डेटा रिप्रेजेंटेटिव मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से फिक्स होता है कि यहाँ से इतना इतना कलेक्ट करना है। लास्ट है सुविधानुसार प्रतिचयन। ये एक ऐसी विधि है जहाँ पर समय, सुविधा, अनुसंधानकर्ता की मर्जी, उसकी उस पर पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। मतलब ये जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कम समय में डेटा कलेक्ट कर लें, उस समय इस विधि का प्रयोग करते हैं। और आसानी से इस विधि को इंग्लिश में चंक भी बोलते हैं, क्योंकि मर्जी आया चुन लिया, मर्जी आया नहीं चुना। ठीक है, तो ये कुछ विधि है जहाँ पर डेटा को चुना जाता है, और चुनने के बाद उसका वो अध्ययन किया जाता है, और बहुत सारों में से चुनने के बाद जो आता है उसको सैंपल बोलते हैं। उस प्रक्रिया को सैंपलिंग या प्रतिचयन विधि कहते हैं। कोई भी डाउट है किसी प्रकार का, अपने डाउट को बेझिझक बेधड़क मुझे बताइएगा, डाउट को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के थैंक यू एंड बाय।